गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट डे हम आपको बता रहे थे चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में बताए थे, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे। चार्ज के प्रॉपर्टी में मेन प्रॉपर्टी बताए थे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। उसी से रिलेटेड हम आज एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए, क्या कहता है। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है फिगर शो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। 3 को चार्ज पार्टिकल है, 1 2 3, 3 को चार्ज पार्टिकल है। कहता है कि तीनों चार्ज पार्टिकल जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 को चार्ज पार्टिकल जा रहा है। चार्ज पार्टिकल जा रहा है, इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। तो कहता है गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। 3 को चार्ज हमको पता नहीं है, पहला कैसा है, सेकंड कैसा है, थर्ड कैसा है, ये हमको पता नहीं है। तो कह रहा है विच गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। तीनों चार्ज का साइन निकालना है, साइन बताना है कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। देखिए, पहला क्या है, पहला का जो पाथ है, ए पाथ बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव, बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव। इसमें आप जानते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यहां पहला का अट्रैक्शन हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। इट मीन्स फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज इज नेगेटिव। इसका मतलब पहला कैसा हो गया, पहला हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पहला हो गया नेगेटिवली चार्ज। दूसरा भी देखिए, दूसरा भी अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव से रिपेल कर रहा है। तो नेगेटिव से रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब सेकेंड भी हो गया, सेकेंड भी हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। मतलब नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर। मतलब ये यदि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब तीसरा कैसा है, तीसरा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और देखिए एक और, इसी में एक और है जुड़ा हुआ। कह रहा है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। मतलब चार्ज मास रेशियो जो है, चार्ज बाय मास का जो रेशियो है, किसका मैक्सिमम है। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो, ये मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम किसका है। मतलब E/m का वैल्यू मैक्सिमम किसका है। ऐसे आप पढ़े भी होंगे कि चार्ज बाय मास ये जो रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट के रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे भी जानिए तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हुआ E/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y कह सकते हैं। y डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये देखिए यहाँ y एक्सिस है, x एक्सिस है, x एक्सिस में तो जा रहा है, y एक्सिस में इधर बेंड कर रहा है। तो E/m का जो रेशियो होता है, चार्ज बाय मास का जो रेशियो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब E/m रेशियो जिसका ज्यादा होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अब देखिए चार्ज तो सब, अब ये तो नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि क्या है। तो चार्ज के बारे में तो हमको सिर्फ निकालना है कि किसका हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो, रेशियो किसका है। हमको ये नहीं पता है कि उसका चार्ज का कौन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसका क्या चार्ज है, उसका क्या मास है। हमको सिर्फ रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा E/m का वैल्यू मैक्सिमम वही होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो
यदि हम लोग यहां से एक यहां से एक मान करके चलें कि ये यदि हम मान करके चलें, ये यदि हम लोग मान करके चलें, लाइन यदि खींचिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें आप बढ़िया से फिगर में आप देखिएगा, तो आप देखिएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है। किसी समय यही y हो गया या यही y हो गया, यही y हो गया। तो यदि हम लोग मेजरमेंट करें तो देखिएगा कि y का वैल्यू थर्ड के लिए सबसे ज्यादा है, y का वैल्यू थर्ड के लिए सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि फॉर थर्ड जो पार्टिकल है, ये जो थर्ड पार्टिकल है, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का मतलब हो गया y मैक्सिमम, y का वैल्यू मैक्सिमम है और y का वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब कर सकते हैं चार्ज बाय मास रेशियो ये मैक्सिमम होगा। किसके लिए? मैक्सिमम होगा और थर्ड पार्टिकल के लिए। थर्ड पार्टिकल के लिए चार्ज बाय मास का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब जरा इसमें एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए क्या कहता है। कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना? s। डिस्टेंस दिया हुआ है s, डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। पहले इसको जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। कहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर की ओर है। और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है, मतलब नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगा नीचे, ऊपर से नीचे की ओर। फोर्स लगेगा ऊपर से नीचे, तो निश्चित है इस पर फोर्स लगेगा नीचे, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। इसी तरह है, इसी का है, कहता है कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे कर दिया गया, डायरेक्शन उल्टा कर दिया गया। दूसरा फिगर में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे कर दिया गया। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही है। एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू ए सेम डिस्टेंस। अब यहाँ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस ई, तो प्रोटॉन का मतलब हो गया प्लस ई। तो प्रोटॉन गिर रहा है। प्रोटॉन कैसे गिर रहा है? प्रोटॉन यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस पर फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहां प्रोटॉन भी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। फॉल्स थ्रू सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वही है, दोनों का डिस्टेंस वही है। तो कह रहा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। दोनों केस में मतलब इलेक्ट्रॉन को गिरने में कितना समय लगा, मान लेते हैं T1,
तो कह रहा है कि प्रोटॉन को गिरने में कितना समय लगा, T2, इसका वैल्यू निकालिए, T1 और T2 का वैल्यू निकालिए। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों केस में टाइम का वैल्यू निकालिए कि इलेक्ट्रॉन कितना देर में गिरेगा और यहां पर प्रोटॉन कितना देर में गिरेगा। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। यही यदि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फ्री फॉल, जानते हैं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स लगता है, जो एक्सेलरेशन होता है, उसके कारण गिरता, तो उससे हम लोग मतलब कॉन्ट्रास्ट करना है, मतलब कंपेयर करना है। इसको जो गिरने वाला जो स्थिति है उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरता है। वही यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में गिरता, फॉल अंडर ग्रेविटी गिरता, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी गिरता, तो इसको दोनों को आप कंपेयर कीजिए। पहले हम लोग पहला केस देख लीजिए कि पहले टाइम निकाल करके देखें, टाइम कैसे निकलेगा। तो पहले तो यह होगा कि पहला केस में देखिए, यहां पहला केस के लिए देखिए, पहला केस के लिए हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। फोर्स का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स का वैल्यू आप जानते हैं, फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई। फोर्स का वैल्यू होता है, फॉर्मूला पढ़ें, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। Q जहां चार्ज है, E इंटू ई हो गए, फोर्स का वैल्यू हो गया Q इंटू ई। अब फोर्स इतना लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, एक्सेलरेशन फोर्स, यहां एक्सेलरेशन को A1 मान ले, यहां फोर्स को F1 मानिए, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाय मास। किसका मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का वैल्यू E इंटू ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यदि हम लोग देखें, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 4। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.1 10 टू द पावर -31। इसको सॉल्व करना है, इससे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन हमको निकालना है टाइम का वैल्यू। नाउ टाइम का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन u का वैल्यू तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। हमको निकालना है टाइम, निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ये मीटर हो गया। तो देखिए u का वैल्यू दिया हुआ है, s का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमको टाइम निकालना है। टाइम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया, या s, u का वैल्यू तो 0 हो गया, t हाफ AT स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 2s इक्वल टू AT स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं T स्क्वायर इक्वल टू 2s बाय a, या T का वैल्यू हो गया √2s बाय एक्सेलरेशन। सब वैल्यू भर दीजिए, तो टाइम का वैल्यू हो गया 2 इंटू एस। एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एस का वैल्यू अभी दिया हुआ है, हम लोग निकाले थे 1.5 बाय 100,
एक्सेलरेशन अभी हम लोग निकाले हैं, यही है एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन यहां नीचे है, उलट जाएगा। लिखेंगे 1.6 10 to the power -19 2 into 10 to the power 4, और ये ऊपर चल जाएगा, मतलब ऊपर चल गया 9.1 into 10 to the power -31। सब एसआई में है, इसलिए टाइम का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। यही टाइम का वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, तो टाइम का वैल्यू हो जाता है करीब करीब हो जाएगा 2.9। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2.9 10 to the power -9 सेकेंड। ये टाइम का वैल्यू निकल गया इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम का वैल्यू निकल गया। इसी तरह बी मतलब फॉर प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए दूसरा केस में जरा देखिए, सब कुछ तो वही है, फोर्स का वैल्यू तो वही है, बस चार्ज वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, मास चेंज हो जाएगा। तो यहां एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा A2, आप देख लीजिए, E इंटू ई बाय मास ऑफ प्रोटोन। E का वैल्यू कितना हो गया, मतलब प्रोटोन का भी तो चार्ज वही होता है, 1.6 10 to the power -19। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, 2 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय प्रोटोन का मास कितना होता है, 1.67 10 to the power -27 kg होता है। तो इसको सॉल्व कर देना है। फिर यहां भी प्रोटॉन के केस में U का वैल्यू 0 ले लेंगे, S का वैल्यू वही है, तो यहां टाइम का वैल्यू ले लेंगे। नाउ टाइम का वैल्यू T2 का फॉर्मूला ये हम लोग ले लेंगे, √2s बाई ए, 2s बाई ए 2। S का वैल्यू हो गया कितना, S का वैल्यू जो पहला केस में था 1.5 बाई 100, 2s हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू ये नीचे है, तो एक्सेलरेशन का उलट देंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिख लीजिए, इसको लिखेंगे 1.6 10 to the power -19 2 into 10 to the power 4, ये जो है नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 1.67 10 to the power -27। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हो जाता है 1.3 10 to the power -7, 1.3 10 to the power -7 यही हो गया। तो यही कह रहा था, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, मतलब इलेक्ट्रॉन को गिरने में समय लगेगा 2.9 into 10 to the power -9 सेकेंड, और प्रोटॉन को गिरने में लगा समय लगा 1.3 into 10 to the power -7 सेकेंड। मतलब ऐसे भी आप जानते हैं कि जिसका मास कम रहेगा तो मास कम रहेगा, जिसका मास कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा होगा तो टाइम का वैल्यू कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को गिरने में समय कम लगा। प्रोटॉन का मास चूंकि ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां मास चूंकि ज्यादा है
तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कम हो गया, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कम हो गया तो समय ज्यादा हो गया। यहां देखिए ज्यादा समय है। ये चीज और दे रहा है, कह रहा है कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो आप जानते हैं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में जी का वैल्यू क्या होता है? जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहां एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ही कम है। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा, खास करके इलेक्ट्रॉन के केस में आप सॉल्व कीजिए या प्रोटॉन का केस में सॉल्व कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में यदि आप सॉल्व करते हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये वैल्यू हो जाता है, प्रोटॉन वाला वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो प्रोटॉन वाला वैल्यू हो जाता है 1.9 10 टू द पावर 12, 1.9 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू प्रोटॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट किए हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेट कीजिएगा। तो यदि प्रोटॉन का भी हम बता रहे थे, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, चूंकि मास उसका ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। तो ये तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का इतना है 10 टू द पावर 12, तो इलेक्ट्रॉन का इसको तो कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन का भी एक्सेलरेशन ज्यादा है इन कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग यहाँ इग्नोर कर देते हैं। उसको कोई, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाता है, यहाँ क्या होता है, फोर्स नीचे लगता है, तो दोनों ही केस में नीचे जाता है। तो सिर्फ यहाँ टाइम जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ यही मान करके चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, उसके कारण एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। तो यह जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर कर दे रहे हैं, ड्यू टू इसलिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन या प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के कंपेयर में बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।